हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। उसी क्रम में आज भी आपकी क्लास ये है। वैसे पिछली क्लास आपकी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, ठीक नहीं है, जिसके कारण आपकी क्लास पिछली नहीं हो पाई। इसके लिए मुझे खेद है। और मैं उसी क्रम में आप सभी के लिए सोशियोलॉजी की क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सब जो भी प्रतियोगी छात्र चाहते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपीएससी, यूपीपीएससी, किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक परीक्षा के लिए, उस हर एक एग्ज़ाम के लिए एक क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो है ज़रूर देखा कीजिए। ये निःशुल्क क्लास है। इस निःशुल्क क्लास का आप सब बेनिफिट उठाइए और 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आइए, ठीक है। और अपने जो है टारगेट को, अपने लक्ष्य को आप सब पूरा कीजिए। मेरी यही जो है ख्वाहिश है कि आप लोगों को 2025 में ज़रूर सफलता प्राप्त हो जाए। तो इसी क्रम में, क्योंकि मैं देखिए आपका ये जो क्लास लेके आता हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आता हूँ, ना कि इधर-उधर की लेके आता हूँ, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सब मुझे पहचान गए होंगे। मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और देखते हैं आज के क्लास में आप सभी के लिए क्या है। और आप लोगों की इसी उम्मीद के लिए क्लास लेकर आता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई जो बहुत अच्छी चल रही होगी, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएँ लगी हुई हैं। तो आइए देखते हैं। वैसे आज का क्लास ज़्यादा प्रश्न नहीं ले आया हूँ, कम प्रश्न है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो प्रश्न ज़्यादा बन नहीं पाया है। लेकिन जो भी प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा सॉरी फ्रेंड्स। ये प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचबिलिटी पुस्तक का लेखक कौन है। ये पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचबिलिटी। पुस्तक का लेखक कौन है पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए है O.M. लिंच महोदय हैं, ऑप्शन बी है युगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है डेनियल थार्नर, ऑप्शन डी है M.N. श्रीनिवास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट करके। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है क्लास शुरू होने से पहले जो है कापी पेन लेके बैठ गए होंगे और क्लास शेयर भी कर दिए होंगे और एक जो है प्यारा सा लाइक भी कर दिए होंगे। और क्लास के अंत में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि क्लास आप सभी को कैसा लगा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, नोट करते हुए चलिए आप लोग। ऑप्शन क्या है, ओ, ऑप्शन ए ध्यान दीजिए, O.M. लिंच, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि O.M. लिंच जो महोदय हैं, ये आगरा के जो जातों जातियाँ थीं, जो अछूत कही जाने वाली यानी अस्पृश्य जातियाँ हैं, इसी का अध्ययन किया। उसी के दौरान इन्होंने द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचबिलिटी पुस्तक का जो है रचना किया। और पश्चिमीकरण, पोशाक, खान-पान, तौर तरीके, शिक्षा विधियाँ और खेल मूल्यों आदि को इन्होंने सम्मिलित किया अपने अध्ययन में, ठीक है। आपके O.M. लिंच महोदय। ये आपके ऑप्शन बी युगेंद्र सिंह हो गए। इन्होंने इस पे क्या अध्ययन किया है, इनका भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। आपके परीक्षाएं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, या आप जो है पीजीटी दे रहे हो, किसी पे। और आप सभी का एग्ज़ाम लगा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का लगा है अप्रैल में, और पीजीटी आप लोगों का मई जून में लगा ही है, और आपका ये यूजीसी नेट जेआरएफ जून में लगा है। तो आप लोग जो है कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखिए, बिना देर किए हुए, बिना किसी लाग लपेट के। तो आइए देखते हैं ऑप्शन बी क्या कह रहा है। युगेंद्र सिंह। युगेंद्र सिंह जो है, इनको मानवतावाद तथा बुद्धवाद को के रूप में देखा जाता है, पश्चिमीकरण के रूप में, क्योंकि ये पश्चिमीकरण को भारत में जो है एक संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों के सिलसिला का जो रूप शुरुआत हुई सिलसिला सुधार का, तो उसी के रूप में देखते हैं। ये वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक, सांस्कृतिक नेतृत्व, सबके लिए पश्चिमीकरण के जो है जो उत्पादन था, तो उसी की बात करते हैं, ठीक है। आपके कौन, ये युगेंद्र सिंह। और आपके अगले ऑप्शन है डेनियल थार्नर। इनकी क्या अवधारणा है इस मामले में, ये डेनियल थार्नर महोदय, ये भी आपके इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। ये आधुनिकीकरण को जो है
डेनियल महोदय आधुनिकीकरण को यानी कि मॉडर्नाइजेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन, इस शब्द का इजाद इन्होंने ही किया। कौन? डेनियल थार्नर महोदय ने, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन शब्द का। तो ये कहते हैं पश्चिमीकरण संकुचित एवं सीमित क्षेत्र के प्रभावों को ही प्रकट करता है। यह एक स्थानीय लेवल का है, तो उसी को इन्होंने स्थानीय लेवल के रूप में ना करके आधुनिकीकरण कहा है, ठीक है, जिसको आपका मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, आधुनिकीकरण का नाम दिया है। और ये गैर पश्चिमीकरण देश जो हैं, जो इनके प्रभाव में आए और जिसमें ये परिवर्तन हुआ, उसी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि पश्चिमी देशों की जो पूंजीवादी एवं साम्राज्यवादी नीति के कारण भी लोग पश्चिमीकरण के प्रति जो घृणा की भावना रखते हैं। इन्हीं सब कारणों से लर्नर ने पश्चिमीकरण के स्थान पर क्या आधुनिकीकरण शब्द का जो है उपयोग किया और आधुनिकीकरण शब्द का इजाद किया, ठीक है। पश्चिमीकरण शब्द को लोग बुरा मानते थे, उसी के कारण इन्होंने आधुनिकीकरण, डेनियल थार्नर महोदय ने शब्द का इजाद किया। और आपका ऑप्शन डी ये हो गया एम.एन. श्रीनिवास महोदय। एम.एन. श्रीनिवास महोदय इस मामले में इनकी क्या राय है? ये जो है आप लोग जान ही रहे हैं इनकी जो प्रभु जात की अवधारणा रही है, डोमिनाइट कास्ट की बात ये करते हैं, ठीक है, डोमिनाइट कास्ट की बात करते हैं, प्रभु जात की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास। इनका जो अध्ययन क्षेत्र रहा वो क्षेत्र की दृष्टि रहा, यानी कि जिसे फील्ड व्यू कहते हैं, ना कि जो है किताबी की दृष्टि से। ये फील्ड व्यू पे यानी कि क्षेत्र की दृष्टि से इनका जो अध्ययन रहा है, तो उसी अवधारणा पे इन्होंने प्रभु जात की अवधारणा दे रखी है। आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय, इन्होंने अपना अध्ययन जो क्षेत्र एक भारतीय गांव को चुना था और उसी के भारतीय गांव में जो सन 1959 में रामपुरा गांव का इन्होंने अध्ययन किया था एम.एन. श्रीनिवास ने। आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज़। और 1959 में इनका जो द डायमंड कास्ट इन रामपुरा इन्होंने लिखा था बुक्स, उसी में इन्होंने विस्तार पूर्वक से लिख रखा। क्या लिखा है इन्होंने, क्या बताया है? ये कहते हैं कि एक जाति तब प्रभु कही जाती है जब वह संख्या के आधार पर गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो और प्रभावशाली हो, आर्थिक व राजनीतिक शक्ति रखती हो। यह आवश्यक नहीं कि वह परंपरागत जाति पद क्रम के सोपान में सर्वोच्च जाति हो। इसका मतलब आप समझी गए। इनका कहना है किसी भी जाति को प्रभु जाति तभी कही जा सकती है जब वो अपने गांव में संख्या के आधार पर और स्थानीय क्षेत्र मतलब अपने क्षेत्र के आधार में जो है एक शक्तिशाली जाति के रूप में जानी जाती हो, और वो उसका आर्थिक रूप से यानी कि पैसे से मजबूत हो और राजनीतिक शक्ति उसके पास जो है मौजूद हो, तो राजनीतिक शक्ति के रूप में वो भी सबल हो, ठीक है। तो उसी क्रम में ये प्रभु जाति को सर्वोच्च जाति को प्रभु जाति के रूप में देखते हैं आपके, ठीक है। तो श्रीनिवास जो हैं आपके कहते हैं कोई भी जाति एक क्षेत्र में प्रभु हो सकती है, किंतु मैंने किसी भी अछूत जात को प्रभु जात के रूप में नहीं पाया। ये क्या कहते हैं मैंने श्रीनिवास आगे कि कोई भी जात एक क्षेत्र में प्रभु जात हो सकती है, किंतु मैंने किसी भी अछूत जात को प्रभु जात के रूप में नहीं पाया। कभी कभी हिंदू जात व्यवस्था से बाहर का कोई समूह भी जैसे कुर्ग व राजगोंड अपनी संख्या, संपत्ति और भौतिक शक्ति के आधार पर प्रभु बन जाता है। ये एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा थी। इनका कहना है कि कभी मतलब जो छोटी जातियों के, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार ये कहते हैं कि छोटी जातियों के जो लोग हैं वहाँ हमने कभी भी आज तक किसी छोटी जात को प्रभु जात के रूप में नहीं पाया। अपवाद स्वरूप ये इनका कहने का है, जैसे कुर्ग राजगोंड जात की बात करते हैं, ये अपवाद स्वरूप में कहीं पाए गए हैं। ये एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा थी। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए प्रश्न से आपके कई आंसर निकल आए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है निम्नलिखित में से संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स सोच रहा हूँ मेरी तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए क्लास थोड़ा मैं आपको ऑनलाइनर टाइप में करा दूं, आप लोग बुरा ना मानिएगा, ठीक है। ऑनलाइनर टाइप में विस्तार कम करता हूं, लेकिन आप लोगों की परीक्षा लगा हुआ है इसलिए क्लास भी कंटिन्यू जारी रखना था, तो इसी लिहाज से मैं क्लास को लेकर आपके लिए आया हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की परीक्षाएँ लगी हैं ताकि आप लोगों को 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है। ये नहीं है बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए का है लुई अल्थूजर, ऑप्शन बी का रहा क्लाउड लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी का रहा पोलेंजा, ऑप्शन डी का रहा एम
गोडिलियर, ठीक है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 2 का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लाउड लेवी स्टार महोदय। ये आपके जो क्लाउड लेवी स्टार महोदय हैं, ऑप्शन बी। ये प्रश्नानुसार कह रहा है ना कि कौन संरचना अधिक मार्क्सवादी नहीं है, तो आपके ऑप्शन बी क्लाउड लेवी स्टार संरचनावादी मार्क्सवादी नहीं, बाकी लुई अल्थूजर, पोलेंजा और एम गोडिलियर ये जो है संरचनावादी मार्क्सवादी रहे हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लास जल्दी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि टालकट पाठ्यांश के अनुसार, ये टालकट पाठ्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का उद्विकासीय स्तर नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए नहीं, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा निम्न आदिम स्तर, ऑप्शन बी कह रहा जंगली स्तर, ऑप्शन सी कह रहा माध्यमिक समाज, ऑप्शन डी कह रहा औद्योगिकीकृत समाज। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका देखिए कह रहा कौन सा जो है उद्विकासीय स्तर नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, ये जंगली स्तर जो रहा है ये विकासीय स्तर नहीं है। ये प्रश्न देख के ही पता चल जा रहा है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इसका आंसर सही कर देंगे, क्योंकि निम्न आदिम स्तर, माध्यमिक समाज, औद्योगिक समाज की बात तो हो ही रही है विकास के स्तर में, तो जंगली स्तर तो नहीं है। जंगली स्तर तो पूरा वही बर्बर सभ्य अवस्था की स्थिति आ जा रही। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि इन प्रकारवादियों में से कौन सा एक नव प्रकारवाद का प्रवर्तक है। क्या कह रहा, जो ये प्रकारवादी हैं इनमें से कौन सा एक नव प्रकारवाद का प्रवर्तक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पीटर बर्जर महोदय कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा जेसी अलेक्जेंडर महोदय, ऑप्शन सी कह रहा उलिस बेग महोदय, ऑप्शन डी कह रहा आर.के. मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करिएगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है। ये जेसी अलेक्जेंडर महोदय आपके इसका आंसर हो जाएंगे। ये प्रकारवादियों में से कौन सा एक नव प्रकारवाद का प्रवर्तक है, तो आपके नव प्रकारवाद के प्रवर्तक जेसी अलेक्जेंडर महोदय हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये सब प्रश्न जो आपके मैं करा रहा हूँ, जैसे आपका प्रश्न नंबर 4 है यही ले लेते हैं। ये आपका देखिए ना, उत्तराखंड के उत्तराखंड प्रवक्ता में 2020 में पूछा जा चुका है, ये प्रश्न नंबर 4, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सभी प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है। ये जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसी प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है आपका, आप लोग प्रैक्टिस से 11 साल करते होंगे तो ये सब प्रश्न आपको खुद ही मिलते रहे होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो आइए ध्यान देते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्थापक है। किसका, संरचनाकरण सिद्धांत का कौन सा प्रस्थापक है, ये प्रश्न नंबर 5 कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मिशेल फूको, ऑप्शन बी कह रहा है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी कह रहा है जैक डेरिडा, ऑप्शन डी कह रहा है जुगेन हैबरमास महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का, आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे। एंथोनी गिडेंस ऑप्शन बी, ये देखिए आपका आंसर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्नानुसार आपका आंसर यही होगा, क्योंकि संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्थापक हैं, कौन है आपके एंथोनी गिडेंस महोदय हैं। क्योंकि संरचनाकरण सिद्धांत के जो प्रस्थापक एंथोनी गिडेंस महोदय, जो इनकी पुस्तक आई थी एक समाज का गठन 1984 में, ठीक है। संरचनाकरण के में इन्होंने संरचनाकरण के सिद्धांत को इसी पुस्तक में दे रखा है विस्तार पूर्वक से, ठीक है। और संरचनाकरण एक प्रक्रिया है जो संरचना के बनने और पुनः बनने की विधा का संकेत देती है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं की सक्रिय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण और पुनर्निर्माण होता है, जबकि ये प्रक्रियाएं इन्हीं संरचनाओं द्वारा निर्देशित और संचालित होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी किसकी अवधारणा थी, एंथोनी गिडेंस महोदय की। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 भी आप सबके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आप सबका, ये प्रश्न उत्तर नंबर 6।
ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग क्लास ज़रूर देखिए और इस क्लास का निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उठाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सके। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा किसने मध्य अधिसीमा सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? कौन सा? ये मध्य अधिसीमा, ये देखिए मध्य अधिसीमा सिद्धांत की बात कर रहा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा टालकाट पार्सन्स, ऑप्शन बी कह रहा स्टीफन कोल, ऑप्शन सी कह रहा रॉबर्ट किंगबर्टन, ऑप्शन डी कह रहा हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, आप लोग बताइए। ये प्रश्न मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ इस प्रश्न जो है इन सभी प्रश्नों पर, क्योंकि प्रश्न बार बार जो है परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। जैसे इसी प्रश्न को ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 को आपको कह रहा है किसने मध्य अधिसीमा सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है। ये प्रश्न देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया परीक्षा में। ये प्रश्न आपके उत्तराखंड जो है प्रोक्ता में 2020 में पूछा गया है, यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में 2008 में, यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2015 में पूछा जा चुका है, यानी कितनी बार पूछा गया है, समझ गए ना। तो इसलिए ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। कह रहा मध्य अधिसीमा सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था, तो किसने किया था? आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? रॉबर्ट किंगबर्टन महोदय ने किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया, क्योंकि आर के मर्टन मध्य अधिसीमा सिद्धांत का प्रयोग का समर्थन किया और ये कहते हैं कि इनका तात्पर्य कहने का ये है कि तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाओं से है जो व्यापक किंतु महत्वपूर्ण और सीमित क्षेत्र से संबंधित होती है। ये सिद्धांत छोटी छोटी प्रकल्पनाओं और बृहद अमूर्त सिद्धांतों के बीच की खाई को पाटने का कार्य करती हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है आप सभी का? प्रश्न उत्तर नंबर 7 ध्यान दीजिए आप लोग। ये कह रहा है क्लाउड लेवी स्टार्च ने आदिम संस्कृत के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच ... के आधार पर की गई। अच्छा, तो ये देखिए जो गैप है ना, इसी गैप को भरना आपको। तो ऑप्शन ए कह रहा जाति संरचना, ऑप्शन बी कह रहा वर्ग संरचना, ऑप्शन सी कह रहा नातेदारी संरचना, ऑप्शन डी कह रहा प्रजातीय प्रणाली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लाउड लेवी स्टार्च ने आदिम संस्कृत के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच ... के आधार पर की गई। तो किसके आधार पर की गई, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 7 का आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए ये एकदम परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रश्नानुसार, क्योंकि ये जो प्रश्न कह रहा है ना, क्लाउड लेवी स्टार्च ने आदिम संस्कृत के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच नातेदारी संरचना के आधार पर, ठीक है। यह क्या आ गया यहाँ? नातेदारी संरचना के आधार पर किया गया, ठीक है। ये नातेदारी संरचना यहाँ पर दीजिए की गई। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 7 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए आपका देखते हैं प्रश्न नंबर ये 8 नंबर प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 आपका करा संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता। यही कह रहा प्रश्न नंबर 8 आपका कि संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता है। ये संवाद की बात कर रहा, किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी वाद विवाद, ऑप्शन डी दबाव। तो ये जो है बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कॉमन सेंस लगाएंगे। ये प्रश्न आपका जो है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में और पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 आपका सन 2016 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। कॉमन सेंस लगाएंगे ना तभी आप इसका आंसर दे देंगे कि संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जा सकता। विचार, स्वतंत्रता, वाद विवाद, दबाव। तो इसका कॉमन सा सेंस लगा लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी पे दबाव डाल के जो है थोड़ी संवाद किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। तो विचार, स्वतंत्रता, वाद विवाद के तहत ही तो किया जा सकता है। तो ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 आप समझ ही गए होंगे, सिंपल सा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए प्रश्न उत्तर नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 आपका कह रहा है, ये देखिए, नव मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके ये नव मार्क्सवादी जो हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रश्न कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए करा फ्रैंकफर्ट स्कूल का, ऑप्शन बी करा ब्रिटिश स्कूल का, ऑप्शन सी करा फ्रेंच स्कूल का, ऑप्शन डी करा शिकागो स्कूल का। प्रश्न नंबर
9। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है। इसका प्रश्न का आप लोग ये राजस्थान जो है ये प्रवक्ता 2014 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग अगर गलत करते हैं तो समझ लीजिए आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात ये कर रहा है। प्रश्नानुसार फ्रैंकफर्ट स्कूल हो जाएगा। नवमार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? फ्रैंकफर्ट स्कूल के लोग नवमार्क्सवादी ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और आप लोग अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 10। आप लोग फ्रेंड्स आजकल कमेंट बहुत कम कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। पहले आप लोग काफ़ी प्रतिक्रिया आती थी आप लोगों की जो है, तो अब भी प्रतिक्रिया आप लोग अपना दिया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी और क्लास में क्या सुधार किया जा सकता है। आप अगली क्लास में आप लोगों को और क्या चाहिए, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 10 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 10, ये प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई, ठीक है। ये क्या विधि सम्मत संकट की जो अवधारणा है ये है ना, तो अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई। तो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है। तो आपका ऑप्शन देखिए, कह रहा है जुगेन हैबरमास, ऑप्शन बी लुई अल्थूजर, ऑप्शन सी जिप्सी अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए प्रश्न नंबर 10 का। तो इसका आंसर देखिए आपका, ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर सन 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए। तो ये जो क्लास होती है ना, तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए हर स्टेट, मतलब हर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कहीं से हों, अगर देखा जाए तो हर परीक्षा के दिशा इम्पॉर्टेंट होती है। चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों, हरियाणा से हों, दिल्ली से हों, राजस्थान से, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। मैं शुरू में देखिए आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है जो प्रश्न उत्तर है आपको पूरा लिख के दे देता हूँ क्लास की शुरुआत में, ठीक है। तो ये देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जुगर हैबरमास इसकी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ही इनका जो वित्त सम्मत संकट है ना, जिसको लिटमस क्राइसिस कहा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी थोड़ा मिलान कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहा। वित्त सम्मत संकट को लिटमस क्राइसिस इन्होंने कहा, ठीक है। इसी अवधारणा को 1973 में जुगर हैबरमास ने जो दिया था, तो जिसमें ये वित्त सम्मत संकट प्रशासनिक कार्यों, संस्थाओं, नेतृत्व के विश्वास में गिरावट को दर्शाता है, उसी के बारे में बता रखा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा फ्रेंड्स, जो कि सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है जो है। क्लास आप लोग मिस ना किया करिए, जरूर देखा कीजिए अगर आपको 2025 में पॉजिटिव रिजल्ट पाना है। और पढ़ाई भी किया करिए, आपको ऐसा नहीं है, और प्रैक्टिस सेट वगैरह भी अच्छे से सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? ये प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मिशेल फूको, ऑप्शन बी कह रहा है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी कह रहा है जैक डरीडा, ऑप्शन डी कह रहा है पीरे बर्दाऊ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रश्न नंबर 11 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका देखिए उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न नंबर 11। तो मैं कहता हूँ ना, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व करते होंगे तो ये क्लास आप देख रहे होंगे मेरी, तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये सब प्रश्न जो है जो सर लेके आए हैं, ये सब तो एग्ज़ाम में रिपीटेड प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले जो है परीक्षाओं में है, चाहे आप किसी स्टेट से हो, चाहे आप जो है, ठीक है। तो मैं कहता नहीं, ये जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ आपके लिए, ये हर जो है स्टेट में यानी कि पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर हैं हर स्टेट हर परीक्षा में, चाहे पीजीटी दे रहे हों यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का यानी पीजीटी जिसको बोलते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हों, या आप जो है जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का दे रहे हैं, आप कहीं से भी हों, ठीक है। और यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए तो ये क्लास रामबाण होती ही होती है। तो ऑप्शन ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 11 का आंसर आपके ये ऑप्शन सी जैक डरीडा महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट करते चलिए, ऑप्शन सी जैक डरीडा महोदय हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये 12 नंबर प्रश्न आप लोग नोट करते हुए चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से
समाज से संबंधित है। किससे? उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से समाज से संबंधित है। तो कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए जीन फ्रांकोइस ल्यूटोड महोदय कह रहा है, ये जीन फ्रांकोइस ल्यूटोड। और ऑप्शन बी जैक डेरिडा, ऑप्शन सी माइकल फौकॉल्ट, ऑप्शन डी सभी सही है। यानी कि चारों कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से समाज से संबंधित कौन कौन है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी इससे हैं जो है संबंधित हैं। ठीक है, जो आपके ऑप्शन डी इसका सभी सही हैं, उपरोक्त सभी यानी कि तो सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये जिन जो फ्रांक ल्यूटोड महोदय हैं, जैक डेरिडा है, माइकल फौकॉल्ट हैं, ये सभी जो है आधुनिकता के सिद्धांत से संबंधित है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 13 आपका कह रहा है, मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मानदंडों का उल्लेख किया है। ये मिचेल महोदय जो हैं आपके सामाजिक विकास खंडों के कितने मानदंडों का उल्लेख किया। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6 यानी 6, ऑप्शन सी 8 यानी 8, ऑप्शन डी 10 यानी कि 10। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मिचेल के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर खट्टे से दे देंगे, नहीं तो फिर गलत तो करके आएंगे ही। ठीक है, या तुक्का मार दिए सही हो गया तो अलग बात है। ये क्योंकि ये प्रश्न आपका मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 प्रकार है ये, ऑप्शन बी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 6 प्रकार का ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मानदंडों का उल्लेख किया है, तो 6 प्रकार के मानदंडों का इन्होंने उल्लेख कर रखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं इनका, जैसे कि आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें, जैसे नंबर 1 ये बताते हैं अशिक्षा से सार्वभौमिक शिक्षा की ओर हस्तांतरण, और नंबर 2 बताते हैं ये एक तंत्र से प्रजातंत्र की तरफ हस्तांतरण, और नंबर 3 बताते हैं आपका कानून की समझ सभी की समानता, यानी कानून की निगाह में सभी समान हो, और नंबर 4 ये जो बता रखे हैं आपके नोट करते हुए चलिए आप लोग, राष्ट्रीय प्रभुसत्ता में वृद्धि हुई, और नंबर 5 ये जो बताते हैं आपके कि धन का केंद्रीकरण व न्यायपूर्ण वितरण किया जाना चाहिए। ठीक है, नंबर 5 यानी कि धन का केंद्रीकरण और न्यायपूर्ण वितरण हो, और ऑप्शन सी यानी 6 जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 6 स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, यानी कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, स्त्रियों की स्थिति में सुधार होना चाहिए, ऑप्शन 6 कह रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 13 भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 14 ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है। तो आपका ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी उल्रिच बेक, ऑप्शन सी जेड बामन, ऑप्शन डी जी रिटरियर महोदय। ये प्रश्न हो सकता है आप लोगों को ना आए, क्योंकि आप लोग के सिलेबस से ये थोड़ा हटके है, लेकिन प्रैक्टिस सेट 11 साल करते होंगे तो आप लोग इसका आंसर सही कर देंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके जेड बामन हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जेड बामन महोदय। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कापी और पेन लेकर बैठे ही होंगे आप सब। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा मैं सभी विकल्प को विस्तार नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, जिस कारण शरीर में थोड़ा दर्द है। इसके लिए मुझे खेद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 15 आइए देखता है क्या कह रहा। प्रश्न उत्तर नंबर 15 कह रहा, किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है। क्या कह रहा, किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की सॉरी फ्रेंड अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है। तो आपका ऑप्शन ए जूडिथ बटलर, ऑप्शन सी सॉरी फ्रेंड ऑप्शन ए जूडिथ बटलर, ऑप्शन बी मैनुअल कैसेल्स, ऑप्शन सी रैंडल कॉलिंस, ऑप्शन डी पियरे बोर्दियू।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 15 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पीरे बोडो महोदय आपके हो जाएंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी है, ठीक है, पीरे बोडो महोदय। देखिए मैं आपका घेरे में हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग आंसर भूल लेना, याद रखें इसका, क्योंकि ये भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स आज आप सभी के लिए 15 प्रश्न ही थे, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए कम प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ, लेकिन हो सकता है तबीयत सही हो जाए तो अगली क्लास आप लोगों के लिए विस्तार से काफ़ी अच्छी हो। लेकिन ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोगों का जो है मैं सोचा कंटिन्यू क्लास होनी चाहिए, करंट गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताकि आप लोग अपने टारगेट लक्ष्य को 2025 में प्राप्त कर सकें। जो परीक्षाएँ लगी हुई है, जो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ ये 2025 की परीक्षा में बैठ रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में या यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, और आपकी संभवतः नई वैकेंसियाँ भी आप सुन ही रहे होंगे, आने वाली ही हैं। आपकी जो है लोक सेवा आयोग यूपी से भी और अन्य स्टेट से भी जो हैं, चाहे प्रवक्ता के हों, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, और आप सभी में जो हमारे नए कॉम्पिटिटर हैं वो तैयारी में लगे होंगे, और अभी से तैयारी में लगे रहिए ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको पहली बार में ही सफलता प्राप्त हो जाए। और जो जून का यूजीसी नेट जेआरएफ जिनको देना है वो आप लोग अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए अपने, और पीजी कोर्स के साथ साथ, ठीक है। और यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस आप मेरे जो है क्लास में पढ़े हैं, पिछले क्लास में देख सकते हैं, वहाँ से आप उठा लीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्लास को कमेंट करके ज़रूर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दिया कीजिए, और आप लोग जो है क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कम हो रहा है, जिस कारण मेरे सब्सक्राइबर बहुत धीमे गति से बढ़ रहे हैं, बहुत धीमे गति से बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे इसका दुख भी होता है कि आप लोग क्लास देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है मेरा भी नैया पार हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार प्यार और सहयोग बनाए रहिए। जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सभी फ्रेंड्स का।